Hello viewers, welcome back. Good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्पेशली हिंदी व्याकरण की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जो हमने पिछली वाली वीडियोस में पढ़ा था कि हिंदी व्याकरण क्या होता है, हिंदी व्याकरण के अंग कौन से होते हैं, वर्ण विचार, है ना, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम कवर अप करने जा रहे हैं उसी का भाग 3। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पिछली वीडियो में हमने स्वर वाला जो कॉन्सेप्ट था या अवधारणा थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी कि स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में होते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ व्यंजन के ऊपर आधारित होगी, जिसमें हम जानेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरीके से हम उनका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि स्वर और व्यंजन दोनों ही हिंदी भाषा की एक नींव का काम करते हैं। जैसे फाउंडेशन या बेस होता है ना किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो स्वर और व्यंजन उस चीज़ का काम करते हैं जिसकी मदद से या जिसके ज्ञान से हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी कि किस तरीके से किसी शब्द को लिखा जाता है, कौन सी लिपि है हमारी भाषा की, किस तरीके से वो वर्ण या अक्षर बनेगा, तो आप बोलना लिखना नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, है ना। और अच्छी तरीके से करने का मतलब ये है प्रॉपर नियम के साथ, और वही जो नियम होते हैं हिंदी के उसे हम व्याकरण बोला जाता है। लाइक एक ऐसा संकलन जिसके अंदर सभी नियम होते हैं हमारी हिंदी भाषा को अच्छी तरीके से यानी शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और समझने के लिए। ठीक है, तो अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि व्यंजन के ऊपर आधारित है। ठीक है, स्वर का मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, तो उसके लिए हम दोबारा से रिकैप नहीं करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड चेक द वीडियो एंड प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी, तो वहाँ से एक बार उसको कवर अप कर लीजिए, देन मूव टू द व्यंजन। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद व्यंजन। व्यंजन होता क्या है? हमने जैसे स्वर के बारे में जाना था कि बिना किसी की उच्चारण, मतलब जैसे बिना किसी अवरोध के जब हम किसी चीज़ को प्रोनाउंस कर लेते हैं आसानी से, तो उसे हम बोलते हैं स्वर। जैसे अ आ ई, है ना, बिल्कुल आराम से एक फ्लो में बोला जा रहा है। तो वहीं पर व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन इस तरीके के वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। स्वतंत्र रूप इन द सेंस लाइक वहाँ पे आपको सिर्फ व्यंजन को आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते, आपको उनके लिए स्वर की भी सहायता की ज़रूरत होती है। स्वर के साथ आप व्यंजन को उच्चारित कर सकते हैं या फिर प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बात करते हैं व्यंजन के भेद के बारे में। व्यंजन तो हमने जान ली क्या होते हैं, जो स्वर के साथ बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो इनके नाम से ही कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। स्पर्श यानी कि कोई टच जैसी बात हो रही है, ऊष्म यानी कि कोई हीट, है ना, इस तरीके से। तो अभी हम इनको डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन से ये व्यंजन हैं और कौन से वर्ण इनके अंदर आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है? टच, है ना। तो यहाँ पे व्यंजन में स्पर्श का क्या मतलब मीनिंग होगा, पढ़ते हैं। जिन वर्णों या फिर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारी हवा है वो मुख के विभिन्न भागों से निकल करके आती है, जैसे हमारा कंठ, गला, है ना, तालु जो आपके मुंह के ऊपर वाला हिस्सा होता है, क्लेफ्ट पैलेट, मूर्धा, दांत और होठ। जब आप इन जो आपके भाग हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, माउथ के स्पेशली, तो इससे जब कोई भी हवा आपकी जो मुख से निकल रही है उनको टच करते हुए निकलती है ना, तो उन व्यंजन को हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अच्छा, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें हमारे आ जाते हैं ये 25 व्यंजन। कौन कौन से? जिनको हमने कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसको याद करने के लिए आप इनका एक सीक्वेंस बना सकते हैं जो कि वर्टिकली रहेगा, कचट तप। कचट तप से आपको सीक्वेंस याद रहेगा कि पहले वाली लाइन क की होगी, दूसरी वाली च की, तीसरी वाली ट की, फिर त की और फिर प की, लास्ट वाली। ठीक है, तो एक बार इनकी प्रोनाउंसिएशंस देख लेते हैं। ऑलराइट, क वर्ग क ख ग घ ण, च वर्ग च छ ज झ ण, निय की साउंड आती है वैसे इसमें बेसिकली, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। लास्ट में जो अतिरिक्त व्यंजन है उसमें ड की साउंड आती है जो कि हमेशा सेकंड नंबर पे यूज होता है। जैसे लड़की, मतलब ये जो ड और ढ है, ढक्कन जिसमें डॉट लगी हुई है, वो हमेशा किसी ना किसी शब्द में हमेशा सेकंड नंबर पे आएंगे, यानी इससे पहले कोई ना कोई वर्ण जरूर आएगा।
ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो पहले वाले ड और ढ है, उनसे आप कोई भी वर्ड शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। जब आप इनको प्रोनाउंस करते हो ना, तो जो आपकी मुख की हवा है तो वो एकदम से ना इनको टच करते हुए निकलती है, तो इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। बस आप इसको इतना पढ़ लीजिए, इतना आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट वन इज अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अच्छा, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। मतलब आप उसको प्रॉपरली ये भी नहीं बोल सकते कि वो एकदम से बोले जा रहे हैं, और आप उसको ये भी नहीं बोल सकते कि वो व्यंजन के साथ जैसे होता है ना, उनकी हेल्प से बोले जा रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं एक मिड वे है दोनों के बीच का। जैसे य र ल व, य र ल व, यानी कि टाइम लग भी रहा है और नहीं भी, जो बीच वाला पॉइंट ऑफ है स्वर और व्यंजन के बीच का जो मिड वे है, वो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आ जाता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन से आप क्या समझते हो? ऊष्म यानी कि कोई जैसे होता है ना, गर्म या हीट के लिए यूज़ किया जाता है ऊष्म या ऊष्मा, है ना। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थानों से रगड़कर ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी कि जो आपके वर्ण है जिसको आप प्रोनाउंस करने जा रहे हो, जैसे उच्चारण करोगे तो जो हवा है वो उच्चारण स्थान यानी जहाँ से वो निकल के आ रही है, या तो कंठ हो गया, मूर्धा, दांत, जो भी है, जहाँ से भी निकल कर आ रही है ना, तो वो उन स्थानों से रगड़ कर ऊष्मा क्रिएट करती है, यानी कि हीट क्रिएट करती है। जब आप इनको प्रोनाउंस करोगे ना, तो आपको खुद भी फील होगा। एक बार साथ साथ पढ़ते हुए बोल के देखिए, श श स ह, है ना कहीं एक ऊष्म यानी कि हीटनेस वाली फीलिंग आपको यहाँ पर फील होगी। ठीक है, जिसलिए हम इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श श स ह, ये भी 4 होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, 25 होते हैं, अंतस्थ हमारे 4 और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हो जाते हैं आपके 33 यानी 33। ठीक है, अच्छा, इसी के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है संयुक्त व्यंजन का। अवधारणा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब ही होता है एडिशन या फिर योग, मतलब 2 या 2 से 3 यदि ज़्यादा चीज़ों को जब आप संयुक्त कर देते हो, जोड़ करके कुछ बना रहे होते हो। संयुक्त व्यंजन यानी कि 2 व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजन। 2 व्यंजन के योग कैसे? यानी कि इसमें जो भी शब्द बना है या जो भी वर्ण व्यंजन बना है, उसमें कहीं ना कहीं 2 व्यंजनों का योग है, एडिशन है। ठीक है, उसको हम किस तरीके से देखते हैं, इसमें आप एग्जाम्पल देखिए। श श श, जो पहले वाला श है ना, क्षत्रिय वाला जिसको आप बोलते हो, क्षत्रिय वाला, वो हो गया। दूसरा त्रिशूल वाला, ज्ञ ज्ञानी वाला, और श्रमिक वाला। अच्छा, ये संयुक्त व्यंजन है, बट हम इसको कैसे जानेंगे कि ये संयुक्त व्यंजन है? तो उसके लिए हम देखते हैं ये किन किन व्यंजनों के मेल से बने हैं। तो नीचे आ जाइए, श ज्ञ और श्र। जो श है फर्स्ट नंबर, उसमें कौन कौन से व्यंजनों का मेल है? क और श, क से कबूतर और श से षटकोण वाला। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, प्लस करोगे, तो आपका जो साउंड है वो श की निकल करके आएगी, जैसे कक्षा, क्षमा। ठीक है, तो आप इनको डायरेक्टली जब आप वर्ण विच्छेद करोगे तो आपको डायरेक्ट श नहीं लिखना होता, उसमें आपको क और श लिखना होता है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। आपने जब वर्ण विच्छेद करना होता है तो आपको हर एक चीज़ को सेपरेट करना होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज त्र से त्रिशूल। इसमें साउंड आ रही है त और र की, तो इजीली याद हो जाएगा त जमा र। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पत्र, त्रिवेणी, तो इसमें जो त्र यूज हुआ है वो किसकी कॉम्बिनेशन से बना है? त और र की कॉम्बिनेशन से। ठीक है, नेक्स्ट वन है ज्ञ। ज्ञ, इसको कहीं ना कहीं ज भी बोला जाता है ना। पुराने टाइम में जो हमारी पुराण वगैरह, उसमें कहीं ना कहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन ज भी है, बट इसको ज्ञ के साउंड से बोला जाता है, जो कि कॉम्बिनेशन है ज और निय का। ठीक है, निय जो च वर्ग में लास्ट वर्ड आया था ना हमारा 5th नंबर पे, वो वाला। ज्ञान और यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। ठीक है, श्र की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें साउंड ही पता लग रही है आपको, श और र की। तो श और र को जब आप कंबाइन करोगे, जोड़ करोगे इनका, तो श्रमिक एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे श्र और श्र से एक शब्द बनता है श्रमिक, श्रद्धा। तो जब आप इनका वर्ण विच्छेद करोगे तो आपको डायरेक्ट श्र प्लस म और ई नहीं लिखना है, आपको श्र को भी एलेबोरेट करके लिखना है, श प्लस र। ठीक है, फिर म, फिर उस पर छोटी की मात्रा यानी कि छोटा ए आप लगाओगे जब वर्ण विच्छेद। और आगे आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे कि वर्ण विच्छेद किस तरीके से किया जाता है।
ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि बेस्ड था व्यंजन के ऊपर, जो कि एक टॉपिक है उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद। उच्चारण के आधार पर दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में हमने पिछली वीडियोस में कवर किया था, जिसमें हमने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर के बारे में पढ़ा था और उनकी मात्राओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया कि व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं और कौन कौन से व्यंजन उनके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने संयुक्त व्यंजन का कॉन्सेप्ट भी कवर अप कर लिया है। तो आने वाले वीडियोस में हम कवर अप करने वाले हैं द्वित्व व्यंजन के बारे में, जिसमें क्या होता है ना, लाइक एक ही जो वर्ण होता है, एक ही व्यंजन जो होता है, उसी को हम एक हाफ और एक पूरे को दोनों को यूज़ करके बनाते हैं। तो आने वाली वीडियोस में वी विल कवर अप दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और साथ में सब इसके बाद हम र का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, किस तरीके से र की मात्रा लगाई जाती हैं, जो कि बहुत कन्फ्यूजिंग होती हैं। ठीक है, एंड वर्ण विच्छेद, वर्तनी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करने जा रहे हैं। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आने वाले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। स्टे ट्यून फॉर द मोर कंटेंट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आई होप दैट आपका आने वाला दिन शुभ हो।